नमस्कार, मैं हूं शुभम शंखधार। रविवार का दिन और आज मैं तैयार हूं अर्थात की नई किस्त के साथ अंशुमान जी के साथ। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी एक बार फिर पिछले हफ्ते गए थे घूमने और उनको मिल गए चलते हुए टहलते हुए मनोहर लाल जी। मनोहर लाल आपको याद होंगे, मनोहर लाल आपको इसलिए याद होंगे क्योंकि आज तक हमने जितने इकोनॉमिकम किए उसमें सबसे ज्यादा आपने जिसको सराहा, जिसको चाहा, जिसके 1 लाख से ज्यादा व्यूज आए 24 घंटे के भीतर, वो था अदानी वाला हमारा इकोनॉमिकम। और उसमें वो अंशुमान जी से मिले थे और वो इसलिए दुखी थे, परेशान थे, हैरान थे क्योंकि उन्होंने अदानी के शेयर खरीद लिए थे और वो उनसे बेटी की शादी करना चाहते थे। कितनी चोटें लगी, कितने घाव थे, कितने जख्म थे, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अदानी समूह की कंपनियों का हाल शेयर बाजार में क्या है ये आप जानते हैं। वही सज्जन फिर मिल गए और इस बार पूछने लगे कि भाई एक बात बताओ, कंपनी कर्ज उतारने की बात कह रही है, कंपनी ये कह रही है कि हम नई परियोजनाएं टाल देंगे, कंपनी ये कह रही है कि हम जिन बिजनेसेस में हैं उनसे धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे, अब शेयर क्यों नहीं बढ़ रहे? अब क्या हो गया? कोई घोटाला नहीं खुला, कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ? तब अंशुमान जी ने उन्हें कुछ समझाया। जो समझाया उन्होंने वही आज अर्थात की, वही आज इकोनॉमिकम की पृष्ठभूमि है। उस अर्थात पर हम बात शुरू करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज शो में खास क्या है। तो अर्थात तो मैंने आपको बता दिया, मनोहर लाल जी की एक उलझन फिर आज सुलझाएंगे जैसे पिछली बार सुलझाई थी। उसके बाद हो गए आपके सवालों के जवाब। आज 2 सवाल आए हैं, दोनों पर अंशुमान जी की प्रतिक्रिया लेंगे। उसके बाद होगी आपकी इनकम की बात। इनकम की बात जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि वहां कुछ भीषण मुकाबले हुए हैं और वो मुकाबले किनके हैं, क्या हैं, ये आपको अंशुमान जी बताएंगे। इसके बाद बात होगी किस्सों के सिक्के की। इतिहास का कौन सा पन्ना अंशुमान जी ने पलटा, कौन सा सिक्का खनका, ये जानेंगे। और चलते चलते अंशुमान जी ने कहा है कि मैं बताऊंगा आज एक खास किताब के बारे में, अभी तक मुझे भी नहीं बताई है। उन्होंने कहा ठीक, मैं प्रोग्राम में बताऊंगा कि वो किताब कौन सी है जो आप लोगों को पढ़नी चाहिए, तो वो किताब उनसे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले लौटते हैं, आप लौट चले मनोहर लाल जी के पास। सर, मनोहर लाल जी को आपने क्या समझाया फिर? हाँ, इकोनॉमिका में आप सबका स्वागत है। पिछले संस्करण को आपकी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मिली, बहुत सारे सवाल मिले जिन्हें हम शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें मिले मनोहर लाल। दरअसल मनोहर लाल को आप जानते होंगे, ऐसा शुभ हमने आपको बताया कि हमको अडानी के शेयरों में जब गिरावट आई हुई थी, अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तब हम मनोहर लाल हमें मिले थे और उन्होंने बहुत बुनियादी मौलिक सवाल किए थे, जिन सवालों को के ज़रिए हमने उन्हें बताने की कोशिश की थी। मनोहर लाल ने ब्रोकर के कहने पर अडानी के शेयर खरीद लिए थे। उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद, सबसे बड़ा सपना इन्हीं शेयरों पर टिका था। वो चाहते थे कि शेयर इतनी ऊंचाई पर रहें कि इसे बेचकर वो अपने बेटी की धूमधाम से शादी कर लें। तब तक उन्हें अडानी पर लदे हुए कर्ज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब उन्हें ये सब पता है। जब पिछले सप्ताह मिले तब तक उन्हें अडानी के कर्ज के बारे में पता चल गया था। उसी किस्त में मनोहर लाल ने यह समझा था कि अडानी समूह की समस्या कुछ और नहीं है, उसके कर्ज से जुड़ी हुई है और कर्ज के कारण जब तक कर्ज ठीक नहीं होगा, सुधरेगा नहीं, कम नहीं होगा, तब तक कंपनी की ज़िंदगी सुधरेगी नहीं। इस बार जब मनोहर लाल हमें मिले तो थोड़े झुंझलाए हुए थे और कुछ अकबकाए भी थे, थोड़ा सा आश्चर्य में भी थे। उन्हें ये तो पता चल गया कि अडानी समूह पर कितना कर्ज है, संकट कितना गहरा, उसकी थाह मिल गई। अब जब नुकसान में है तो अडानी समूह की खबरें बार बार रोज़ देखते हैं, पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जो इतना समझ पाते हैं आंकड़े, उतने आंकड़े समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तो कंपनी कर्ज ले चुकी है, उसे उतारेगी, नुकसान में होगी। अब तो जो हो चुका वो हो चुका। उन्हें ये भी समझ में आ गया शुभम कि उनका निवेश जो है, उनकी बचत एक ऐसी अंधी सुरंग में जाके फंस गई है जहाँ से वो बगैर घाव खरोंचे के बाहर नहीं निकलेंगे। तो वो खरोंचे भी आ चुकी हैं, अब उनको वो वापसी की उम्मीद भी नहीं है। लेकिन अब चूंकि मनोहर लाल अडानी के स्टॉक्स में अपना कंधा तक जला चुके हैं, उंगलियां क्या हाथ कोहनी कंधा तक जला चुके हैं, तो अब वो कुछ और उलझनों से दो चार हैं। वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। उन्हें पता है कि अडानी समूह ने अगर अपने कर्ज की किस्त चुकाने में, एक भी किस्त चुकाने में चूक गया तो चीज़ें बिल्कुल बिगड़ जाएंगी, बिखर जाएंगी, और उसी की कवायद चल रही है। उन्हें ये भी पता है कि अडानी समूह कर्ज कम करने की कोशिश कर रहा है। शेयरों के अगेंस्ट जो लोन लिए गए थे उनको चुकाया गया है। कई सारे बड़े कारोबार में जहां हाथ डाल रखा था वहां से वापस निकाल रहा है अडानी समूह। उसने अपनी कंपनी की इक्विटी सस्ते डिस्काउंट रेट के ऊपर बाज़ार में बेची है कुछ लोगों को, जहाँ से पैसा आया है। लेकिन उनको लगता है कि सारी चीज़ें जो कोशिश हो रही हैं, जो सारा सुधार करने की कोशिश हो रही है, चाहे कर चुकाने की दृष्टि से, चाहे कंपनी
की प्रॉफिटेबिलिटी को बेहतर करने के लिए, इसके बाद भी अडानी समूह की साख क्यों नहीं सुधर रही? आखिर दुनिया की जितनी एजेंसियां जिन्होंने जनवरी के अंत से लेकर मार्च तक और उसके बाद के महीनों तक अडानी समूह की साख को लेकर जो फैसले लिए थे, उन्हें बदलने की बात क्यों नहीं हो रही? क्रिसिल को ले लें, मॉर्गन स्टैनली को ले लें, S&P को ले लें, जितनी भी दुनिया की बड़ी फर्म्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अडानी समूह के किसी न किसी कंपनी के साख का आउटलुक निगेटिव कर दिया है। पॉजिटिव तो कोई नहीं है, और बहुत सारी कंपनियों ने रेटिंग्स को क्वेश्चन में, सवालों में डाल दिया है। दूसरा सवाल उनके दिमाग में, मनोहर लाल के दिमाग में है कि ठीक है, शेयर का वैल्यू ऊंचा था, जो नीचे आ गया, मान लिया भाई शेयर बहुत ऊंचा था, महंगे कीमत पर बिक रहा था, उसके पीछे कुछ प्रपंच था, उस प्रपंच के कारण अब 60% नीचे आ गया, जो कि हिंडनबर्ग ने कहा था। लेकिन उसके बाद भी निवेशक इससे दूरी क्यों बना रहे हैं? उसके बाद भी लोग खरीदने क्यों नहीं आ रहे हैं? इस समूह में निवेश क्यों नहीं हो रहा है? लोग इससे दूरी क्यों बना रहे हैं? दरअसल मनोहर लाल का जो असमंजस है वो बड़ा मूल्यवान है, क्योंकि अडानी समूह का भविष्य, मैं भविष्य इसलिए कह रहा हूँ कि उनके इसी असमंजस में, उनकी इसी दुविधा में, इनके दो सवालों में भारत के सबसे बड़े औद्योगिक घराने का भविष्य छिपा है। और भविष्य इसलिए छिपा है कि यहाँ से अडानी समूह वापसी करेगा, कैसे वापसी करेगा, या नहीं करेगा, या इसी तरह से रहेगा, इन सारे सवालों का जवाब मनोहर लाल की इस बेहद मौलिक चिंता में है, जो भारत के निवेशकों को आमतौर पर होनी चाहिए। मनोहर लाल ने अडानी के संदर्भ में पिछले 3 महीनों में, 4 महीनों में एक शब्द बार बार सुना है। वो शब्द का नाम है ESG। आपने भी सुना होगा, जब भी हम मनी सेंट्रल में चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं कि अडानी समूह की ESG रेटिंग कम हो गई। बहुत सारे दुनिया के निवेशकों ने अडानी समूह की ESG कामकाज को लेकर सवाल उठाए और उसकी साख कम कर दी। मनोहर लाल ये नहीं समझ पा रहे कि ESG क्या है, ये कौन सा भूत है जो अडानी समूह के शेयरों के पीछे पड़ गया है। जिसे देखें वो अडानी समूह के ESG पर सवाल उठा रहा है। मुनाफे की बात कोई नहीं पूछता है, कंपनी कारोबार कहाँ कर रही, फैक्ट्री कहाँ लगाई है उसने, ज़मीन क्या, ये सब नहीं पूछता। अडानी समूह ESG के दायरे में क्यों बार बार आ रही है? ESG कौन सी चीज़ है? भारत के बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुन रखा है, बहुत सारे लोगों ने इसे दूर से समझने की कोशिश की है। जैसे ESG का मतलब एक एब्रीवेशन है, तो इसका मतलब इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस है, अगर आमतौर पर देखें। पर तीनों शब्दों से कुछ भी पता नहीं चलता। मनोहर लाल जी को भी कुछ भी पता नहीं चलता है, आपको भी कुछ भी नहीं पता चलेगा, हमें भी कुछ भी नहीं पता चला कि ESG का मतलब क्या है, क्यों अडानी समूह के पीछे ये 3 शब्द पड़े हुए हैं। तो 3 बड़े आदर्श टाइप के शब्द हैं, पर्यावरण और सोशल और गवर्नेंस। ये तो बहुत आदर्श टाइप की व्यवस्था है। दरअसल यहाँ से अडानी समूह की समस्या शुरू होती। ESG दुनिया की सबसे नई और सबसे सख्त कसौटी है, और ये वो कसौटी है जिसके आधार पर अरबों डॉलर का निवेश किसी कंपनी में होता है, यहाँ से निकल जाता है। इस कसौटी का एक अपना ताज़ा इतिहास है, बहुत ताज़ा इतिहास है, 15-20 साल का इतिहास है। पर इस एक कसौटी ने पूरी दुनिया के शेयर बाज़ारों को, फंड्स को, निवेशकों को, कंपनियों को चौतरफा हिला दिया है। जो कंपनियां या जो निवेशक आज से 6-7 साल पहले, 8 साल पहले कितनी दूसरी पैमानों पर काम करने की कोशिश करते थे, वो इन्हें लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। और अडानी समूह इसी सबसे ताज़ी कसौटी, जो सबसे सख्त कसौटी है, इसकी चपेट में आने वाला भारत का पहला बड़ा घराना है। और बात यहीं आकर फंस गई, और यहीं से वापसी होगी या नहीं होगी, ये इस कसौटी से तय होगा। आपने कहा कि सबसे सख्त कसौटी है, क्या अडानी की कंपनियों को भी, सारी कंपनियों को इसी कसौटी पे कसा जा रहा है? हाँ, अब आप इसी पैटर्न को देखें। जैसे हमने कर्ज वाले प्रसंग में आपको चर्चा में बताया था कि समस्या कहाँ से शुरू हुई। समस्या पिछले साल जब एवरग्रांडे के कर्ज के डिफ़ॉल्ट की समस्या आई और दुनिया में ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई, उसी समय से अडानी समूह के कर्ज की समस्या बढ़ना शुरू हुई। तो उसके तार कहीं पीछे से जुड़े थे। एक चीज़ आपको याद होगी, जो लोग इसको ध्यान से देख रहे हैं अडानी समूह को, और बहुत सारे लोग इसे क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई शुभम, वैसे ही नॉर्वे का जो सबसे बड़ा पेंशन फंड था KLP, उसने अडानी समूह में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी, एक मुश्त। तब तक कोई भारत में जांच भी नहीं हुई थी, सुप्रीम कोर्ट तक तो फाइल भी नहीं पहुंची थी, सरकार ने भी अंदर नहीं कहा था, सेबी तो कुछ बोला ही नहीं, आज तक सेबी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी समूह ने जवाब दिया था। अडानी समूह ने आज तक हिंडनबर्ग पर कोई मुकदमा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन उस एक रिपोर्ट के बाद नॉर्वे के सबसे बड़े फंड KLP ने अडानी समूह में हिस्सेदारी बेच दी। इसी के साथ एक और खबर आई कि मॉर्गन स्टैनली ने फरवरी में अडानी समूह में ESG के मानकों के गंभीर उल्लंघन की चेतावनी दी। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि अडानी की कंपनियों में इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस के पैमानों की
के गंभीर उल्लंघन हो रहा है। और ये चेतावनी उनके लिए की गई थी जिन्होंने अडानी समूह में निवेश कर रखा था, जिन्होंने चाहे अडानी समूह के बॉन्ड खरीद रखे थे या स्टॉक मार्केट में निवेश कर रखा था। मनोहर लाल जी ने बेचारे ने ये चेतावनी सुनी थी, लेकिन तब तक वो नुकसान की स्थिति में पहुंच चुके थे। सर इसके बाद एक और कंपनी थी सस्टेनेबिलिटी रेटिंग, जिसको सस्टेनालिसिस कहते हैं। ये भी उन कंपनियों की आकलन करती है, उन कंपनियों के बारे में जानकारी लेती है जिनकी ESG या इन्वायरमेंटल सोशल रेटिंग्स ठीक हैं। इसने भी अडानी समूह की रेटिंग गिरा दी थी और ये इस कंपनी का कहना था कि अडानी समूह के कामकाज में पारदर्शिता और गवर्नेंस के गहरे मुद्दे हैं और इसके कारण इसकी साख गिरा दी गई थी। मनोहर लाल को अब पता चल रहा है कि अडानी समूह की साख इस नई कसौटी के पैर में आकर फंस गई है, यानी जिसे देखें वो अडानी समूह की कंपनियों की साख पर इसी तरीके के सवाल उठा रहा है। और एक चीज़ और पिछले 3 महीनों में शुभम पता चली दुनिया को कि पहला बड़ा औद्योगिक घराना है पूरी दुनिया का जिसको ESG के मानकों के कारण और उनको पालन न करने के कारण इतनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सर, अर्थात की एक खासियत है, हमेशा कोई भी मुद्दा हो जो आजकल चर्चा में हो, ट्रेंड में हो, हम आप उसकी इतिहास की में जाकर उसकी पूंछ पकड़ के खींच लाते हैं कि देखो यहाँ से इसके तार जुड़े हैं। तो ये ESG के तार कहाँ से जुड़े हैं? हाँ, और ये समझना वाले ज़रूरी है क्योंकि हम लोग शेयर बाज़ारों में बहुत सारे पैमानों की बात करते हैं, कंपनियों में के आकलन के। ये जो नई कसौटी और इसके नए तकाजे क्यों इतने बड़े और कितने गहरे हैं और क्यों अडानी समूह इनका जवाब नहीं दे पा रहा है वो समझना ज़रूरी है। थोड़ा इतिहास में पीछे जाएं और देखें तो हमें 20वीं सदी के मध्य से ही इस बात के आग्रह होने लगे थे कंपनियों के बीच में पूंजीवादी व्यवस्था आने के साथ कि कंपनियों के कारोबार को साफ सुथरा होना चाहिए, उन्हें अपने समुदाय के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, समाजोन्मुख होना चाहिए, सोशल होना चाहिए। जिस समाज को वो सेवाएं दे रहे हैं, जिस समाज को वो अपने उत्पाद बेच रहे हैं, जिस समाज को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जिनसे पैसा ले रहे हैं, उसके लिए उसके भले के, उसके कल्याण के कामकाज करने चाहिए कंपनियों को और उनका कारोबार साफ सुथरा और पारदर्शी होना चाहिए। कंपनियों पर यहीं से उन शर्तों की शुरुआत होती है शुभम इतिहास में कि कंपनियां अपने कर्मचारियों को अतिरिक्त सुविधाएं दें, ज़्यादा सुविधाएं दें, केवल वेतन के अलावा भी अन्य सुविधाएं दें। और इसीलिए फिर अमेरिका में बहुत सारी कंपनियों के आदर्श सुविधा के मॉडल आए और इसके बाद धीमे धीमे बेस्ट एम्प्लॉयर कौन होगा, किसने अपने कर्मचारियों को अतिरिक्त सुविधा दी है, मुफ्त भोजन देना शुरू किया है, हाउसिंग देनी शुरू की है, ऐसी सब व्यवस्थाएँ आई जो आमतौर पर कंपनियाँ देने के लिए बाध्य नहीं थीं, पर वो अपने आप को समाजोन्मुख बनाने के लिए ये सारे काम करने के लिए प्रेरित की जाती थी। और ये चीज़ें 20वीं सदी के मध्य के दशक से आने लगी थी, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, दुनिया की कंपनियों को इसकी मुख्य जो सूझ आई, सबसे पहली सूझ आई मिल्टन फ्रीडमैन से। मिल्टन फ्रीडमैन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। मिल्टन फ्रीडमैन वैसे तो मुक्त बाजार के कट्टर समर्थक थे। उनको माना जाता है कि दुनिया में जो फ्री मार्केट इकोनॉमी के सबसे चैंपियन इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने दुनिया को फ्री मार्केट इकोनॉमी दी, जिन्होंने दुनिया को मॉनेटरी इकोनॉमी सिखाई और जिनके नियमों के आधार पर आज भी दुनिया के बैंक और अर्थव्यवस्थाएँ चलती हैं। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण निबंध लिखा 1970 में। उस निबंध का नाम था द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट्स। इस निबंध ने 70 के दशक में पूरी दुनिया के अर्थशास्त्रियों के बीच में, कॉर्पोरेट्स के बीच में, रेगुलेटर्स के बीच में एक बड़ी बहस छेड़ दी। इसी लेख में उन्होंने कहा, ये लेख दरअसल ये कहता था कि मुनाफा कमाना कंपनियों की कारोबारी जिम्मेदारी है, उनकी सामाजिक जिम्मेदारी है। लेकिन इसी लेख में उन्होंने ये कहकर एक नई बहस शुरू कर दी थी कि कंपनियों को की अपनी कारोबारी सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, जिन्हें उसे समझना ज़रूरी होगा। और उस समय कहा गया टिप्पणियों में कि मिल्टन फ्रीडमैन का सिद्धांत जो ट्रेड यूनियनिज्म था उसका पूंजीवादी संस्करण था। ट्रेड यूनियनिज्म को मार्क्सवादी साम्यवादी संस्करण माना जाता था। मिल्टन फ्रीडमैन इसे घुमाकर कंपनियों पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आए थे, जो ट्रेड यूनियनिज्म का थोड़ा सुधरा हुआ संस्करण था। यही माना जाता है कि 20वीं सदी के अंत से पूरी दुनिया में जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की लहर शुरू हुई, इस शब्द को आपने कई बार सुना होगा, इसको हम CSR कहते हैं। इस CSR की लहर शुरू हुई 20वीं सदी के अंत से दुनिया की कंपनियों को। उसके पीछे मिल्टन फ्रीडमैन की यही थ्योरी थी और दुनिया के देशों में इस तरह से बहसें हुई थी। CSR को लेकर दुनिया में कानून बने। भारत के कंपनी कानून में कंपनियों को स्पेशल सुविधा दी जाती है, रियायत दी जाती है, उन्हें टैक्स में रियायतें दी जाती हैं कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबल कारोबार करने के लिए, अपने आसपास के समुदाय के विकास करने के लिए अगर पैसा खर्च करती हैं तो उन्हें टैक्स में रियायत मिलती है। और
दुनिया के अब तो कई सारे देशों में CSR के नियम हैं, बजट हैं, ऑडिट हैं, बहुत सारी चीज़ें होने लगी। यानी कंपनी अपना सिर्फ धंधा नहीं करती, काम सामान नहीं बनाती, सेवा नहीं बनाती, इसके अलावा उसके से जुड़ा हुआ जो समाज है उसके कल्याण पर, उसकी सुविधाओं पर जो पैसा खर्च करती है वो भी उसकी कारोबारी जिम्मेदारियों में शामिल हो गया। जब हम कारोबारी जिम्मेदारियों में की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जिस कानून के तहत उसका रजिस्ट्री होता है, जिस कानून के तहत वो रिटर्न फाइल करती है, उस कानून में ये प्रावधान कर दिया गया कि उसे ये सब करना होगा और भारत में कंपनियों का के रेवेन्यूज़ का एक हिस्सा उसमें जाने के लिए नियत किया गया। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था। अडानी जिस कसौटी पर आकर फंस गए हैं या जिसमें कसे जा रहे हैं, रोज उनको कसा जा रहा है, वो है ESG और ये इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, इसके आगे की कहानी है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनियों की वॉलंटरी जरूरतों के लिए था और अगर उन्हें सरकार से कुछ अतिरिक्त सुविधाएं चाहिए होती थी तो अपने समुदाय का विकास करके वो सुविधा दिखाते थे। सर वो कार्यक्रम, वो प्रोजेक्ट सरकार को दिखाते थे और उसके जरिए सरकार से जो अतिरिक्त सुविधाएं होती थी वो लेते थे। यहाँ तक तो परिस्थिति चलती थी, वॉलंटरी भी थी और कहीं ना कहीं टैक्स से, प्रमोशन के से, इंसेंटिव के जरिए भी चलती थी। ESG की कहानी इससे ज़्यादा बड़ी और पेचीदा है। इसकी कमान कंपनियों के हाथ में नहीं है, इसकी कमान आ गई कंपनियों को पूंजी देने वालों के हाथ में। वो लोग जो कंपनियों को कैपिटल देते थे, वो जो निवेशक थे और वो जो बैंकर थे जहाँ से पैसा आता था। इसका किस्सा शुरू होता है 1970 से ही, लेकिन दूसरे अलग तरीके से। अर्थ डे का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जब अर्थ डे होता है तो लाइट्स कम बंद करने की बात कही जाती है। 1970 में पहले अर्थ डे से ये बात पिछली सदी में 70 के दशक की है। 70 के दशक तक अमेरिका में पर्यावरण को लेकर काफ़ी चिंताएं बड़ी होने लगी थी। तब तक दुनिया में पर्यावरण को लेकर इतनी बहसें नहीं थीं, इतनी चर्चाएं नहीं थीं, क्लाइमेट चेंज कहीं चर्चा में नहीं था। 1970 के आसपास तक दुनिया पर्यावरण के बारे में उतना सोचती नहीं थी, ना कहीं मुख्य रूप से नीतियों के प्रभाव में था। मंत्रालय तक नहीं थे, पर्यावरण के विभाग भी उतने नहीं थे। विस्कॉन्सिन के एक सीनेटर थे गैलार्ड नेल्सन, उन्होंने अमेरिका में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। वो कहते हैं कि उस वक्त अमेरिका की 10% आबादी, 10% आबादी उस आंदोलन का हिस्सा बनी थी। उन्होंने लगभग 20 लाख लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के नाम पर जिस आंदोलन को जिस दिन शुरू किया, उसी दिन से अर्थ डे आया। उसी दिन को पृथ्वी दिवस या अर्थ डे के रूप में मनाना शुरू किया गया। इस आंदोलन का इतना असर हुआ दुनिया के देशों पर और अमेरिका पर कि अमेरिका में पर्यावरण की हिफाजत के उससे पहले कोई कानून ही नहीं थे। इसके बाद बहुत तेज़ी से कानूनों का एक पूरा परिवार खड़ा हुआ। अमेरिका में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी बनाई गई, साफ हवा, पानी, जीव जंतु, जंगल, इनको बचाने के नियम कानून बनाए गए और पर्यावरण की सुरक्षा पूरी सरकारी नीतियों के केंद्र में आ गई, जो घूमते घूमते वहाँ जहाँ आकर खड़े हो गए हैं कि सरकारें हर सांस में कार्बन, EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मौसम, हवा, साफ पानी, इनकी बातें करना शुरू कर रही, जबकि 70 के दशक में ऐसा 1970 के दशक में ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही बात निकली वैसे दूर तलक गई, क्योंकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन तो प्राइवेट कंपनियां कर रही थीं, पॉल्यूशन भी वही सबसे ज़्यादा फैला रही थी, उन्हीं के जरिए सब कुछ काम हो रहा था। कंपनियों को जिम्मेदार बनाने की बहस शुरू हुई। बाजार हमेशा सरकार से तेज सोचता है और आगे सोचता है, और बाजार ने ये सोचा, ये जान लिया था कि ये दुनिया की आर्थिक व्यवस्था और कॉर्पोरेट इकोनॉमी के केंद्र में आने वाली चीज़ है। 1990 में बना डोमिनियन 400 सोशल इंडेक्स, दुनिया का पहला सोशल इंडेक्स बना जो कि कंपनियों का इस बात पर आकलन करता था कि कंपनियां समाज के लिए, पर्यावरण के लिए कैसे काम कर रही हैं। 1990 में से बनाया गया। इसे ESG की शुरुआत, सूचकांक के तौर पर ESG की शुरुआत माना जाता है। यही इंडेक्स आज का मॉर्गन स्टैनले KSD 400 इंडेक्स है, जो कि दुनिया में साफ सुथरे कारोबार वाली कंपनी, जो कंपनियां भविष्य को लेकर, पर्यावरण को लेकर सतर्क हैं, कैसा काम कर रही हैं, इस पर जो आकलन करता है वो इंडेक्स मॉर्गन स्टैनले का KSD 400 इंडेक्स है, जो इसी से निकला था। ये इंडेक्स बहुत कठिन है। साफ सुथरा पारदर्शी कारोबार, भ्रष्टाचार नहीं होना, अपने आसपास के माहौल और समुदाय के विकास पर काम करने वाली कंपनियों की रेटिंग करता है। और 90 में इंडेक्स बना। शुभम, आंकड़ा महत्वपूर्ण है, 1994 तक $19 अरब का इन्वेस्टमेंट इस इंडेक्स से गाइड होने लगा। करीब 19-20 अरब डॉलर का 4 ही साल में 19-20 अरब डॉलर का निवेश करने वाले लोग इस इंडेक्स को देखकर कंपनी चुनते थे कि ये कंपनी साफ सुथरी सूचकांक पे है तो हम इसमें पैसा लगाएंगे। 90 का दशक पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बड़ा क्रांतिकारी दशक था। उस दौरान दुनिया में सबसे बड़े बदलाव हुए और उन बदलावों का असर दुनिया की कंपनियों पर, रोजगारों पर, नौकरियों पर सब जगह समझ में आया।
इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ का क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव शुरू हुआ, यूनाइटेड नेशंस ने जो क्लाइमेट चेंज पर काम करना शुरू किया। 1997 में रियो में क्योटो प्रोटोकॉल पे सिग्नेचर हुए, जिसके बाद पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाना शुरू हुए। दुनिया के देशों ने सामूहिक रूप से कानून बनाए। 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट का ऐलान किया। ये कॉम्पैक्ट बनाया गया था कंपनियों के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए। इसमें कंपनियों के लिए ऐसे नियमों की सिफारिश की गई थी और उनके रेगुलेटर्स के लिए ऐसे नियमों की सिफारिश की गई थी जिसके जरिए वही कारोबार आगे बढ़ें जिन पर जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हैं, जहां लोगों के ह्यूमन राइट्स संरक्षित हैं, लोगों के श्रम राइट्स या लेबर राइट्स संरक्षित हैं और भ्रष्टाचार नहीं कर रही है कंपनी, पारदर्शिता कर रही, क्योंकि तब तक कंपनियों की तरफ से भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले सामने आ चुके थे। 2005 में जब क्योटो प्रोटोकॉल आया, उसके बाद से पूरी दुनिया में बाजार और निवेश के तौर तरीके बदल गए और वो सारे के सारे तौर तरीके कहीं ना कहीं पर्यावरण की चिंताओं से बाकी चीज़ों से गाइड होने लगे। अब यहाँ तक आते आते ESG की ज़मीन बन गई थी, नियम नहीं बने थे ESG के। ESG को लेकर चर्चाएँ, गाइडेंस, फिलॉसफीज ये डिस्कस होने लगी थी। 2004 में एक और बड़ा बदलाव आया। 2004 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसी ग्लोबल कॉम्पैक्ट के तहत एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसका नाम था हु केयर्स विंस। बहुत प्रसिद्ध रिपोर्ट है, अगर आप चाहेंगे तो इंटरनेट पे जाके आपको मिल जाएगी पढ़ने के लिए। हु केयर्स विंस, कनेक्टिंग फाइनेंशियल मार्केट्स टू चेंजिंग वर्ल्ड। ये फाइनेंशियल मार्केट्स वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अडानी की समस्याओं की जड़ यहीं से इसी रिपोर्ट से निकलती है। इस रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट थी हु केयर्स विंस, कनेक्टिंग फाइनेंशियल मार्केट्स टू चेंजिंग वर्ल्ड। ये दस्तावेज था जिसके बाद कंपनियों को पैसा लेने के लिए अपने कारोबारों को साफ सुथरा दिखाना, पारदर्शी रखना, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होना, नियमों का साफ सुथरा रखना, इन सबकी शर्तें तय कर दी गई और इनके तहत ये भी तय किया गया कि रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग के नियम तय किए जाएंगे। यानी दुनिया का कोई भी फंड अगर दुनिया में कहीं से पैसा लेकर दुनिया के किसी भी हिस्से में पैसा लगाने जा रहा है तो उसे रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग के पैमाने पर उस कंपनी को समझना पड़ेगा कि वो कंपनी कितनी जिम्मेदार है अपने पर्यावरण के प्रति, अपने परिवेश के प्रति। इसी दौरान रियल एस्टेट में निवेश के पैमाने तय किए गए। कंपनियों पर इसी दौरान शर्त लगाई गई कि वो पर्यावरण संबंधी सूचनाओं की रिपोर्ट लेकर आएगी। अगर आप कंपनियों को करीब से देखते हैं तो भारत में भी कंपनियों से कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी करने के लिए कहा जाता। हर साल टन्स एंड टन्स पेपर्स लगाकर रंगीन छपी हुई कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आती हैं। इसमें अडानी समूह की रिपोर्ट्स भी थी। बहुत सारी कंपनियां अपनी वो कितनी सस्टेनेबल कंपनियां हैं वो अपनी रिपोर्ट देती हैं। ये नियमों में आ गया, शर्त में आ गया। इसके साथ जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ, इसी के साथ जो आमतौर पर दुनिया के लिए सबसे चौंकाने वाला बदलाव था कि सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना दिए गए। यानी देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी कानून का हिस्सा थी, जहां कंपनियां समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व के लिए स्वैच्छिक तौर पर, वॉलंटरी तौर पर आगे आ सकती थी। यहां सस्टेनेबिलिटी उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पार्ट बन गई। यानी वो जो बैलेंस शीट बना रहे हैं, जिसे वो ऑडिट के लिए ले जा रहे हैं, उसके अकाउंटिंग में वो नियम तय करने पड़ेंगे जिससे ये स्पष्ट हो सके कि कंपनी का कामकाज साफ सुथरा है, पर्यावरण की दृष्टि से, पारदर्शिता की दृष्टि से साफ सुथरा है। और इसलिए इस पूरी प्रक्रिया ने पूरी दुनिया को बदल दिया। भारत भी इसका हिस्सा है। भारत में भी सेबी ने नियम लागू किए हैं। भारत के 1000 बड़ी कंपनियों को इन नियमों का पालन करना पड़ता है, इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन करना पड़ता है। इस पर हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल सर यही था कि जब आपने कहा कि ये नियम बने, इनको अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में लाया गया, कंपनियों को इनके लिए बाध्य किया जाने लगा, वो स्वैच्छिक भी नहीं था ये, और इनकी जो कमान थी, इनका जो कहिए कि एक तरह से स्टीयरिंग था, वो उनके हाथ में था जो निवेश कर रहे थे। तो क्या अब नियामक, निवेशक इस पर भरोसा कर रहे हैं, इस व्यवस्था पर? इसे भरोसा नहीं कर रहे। यही मुख्य रूप से केंद्र में आ गई। इसके आंकड़े देखिए तो आपको समझ में आएगा कि भरोसे के साथ साथ ये जो पैमाने हैं जिनके आधार पर कंपनियों का परीक्षण निवेश के लिए किया जाता है, उनके शेयर खरीदे जाते हैं, वो ये पैमाने कितने महत्वपूर्ण हो चले। पिछले एक दशक में 4000 इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट बैंक, 4000, दुनिया बहुत बड़ी नहीं है इन्वेस्टमेंट बैंक और बैंकर्स की, 4000 से ज़्यादा बड़े बैंकर और इन्वेस्टमेंट बैंक इन स्टैंडर्ड्स पर दस्तखत कर चुके के इन्हें पालन करने का फैसला कर चुके हैं। यानी उनके खजाने से अगर कोई चेक निकलेगा किसी कंपनी को पूंजी देने के लिए, प्राइवेट इक्विटी देने के लिए, स्टॉक्स खरीदने के लिए, बॉन्ड में निवेश करने के लिए, तो वो ESG पैमानों पर साफ सुथरी कंपनी ही होगी। यूरोप में सेबी का समकक्ष है एस्मा। जैसे कि भारत में सेबी है, वैसे ही जो शेयर बाजारों को नियंत्रित करता है, उसी तरह से यूरोप का नियामक है एस्मा।
इसका जो खंड 8 और 9 है, इसके नियमों का जो खंड 8 और 9 है वो बेहद कठोर है। ये अडानी के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आगे आपको बताएंगे कि इस दो खंड 8 और 9 ने अडानी समूह की साख को लेकर कितनी बड़ी चुनौतियां पैदा की और अडानी समूह इस 8-9 के चपेट से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। पूरी दुनिया में निवेशक क्यों अडानी समूह से दूरी बना रहे हैं और बनाते रह सकते हैं, उसकी वजह 8-9 खंड 8-9 है। एस्मा के नियमों में 8-9 में ESG की सख्त शर्तें लगाई गई हैं। ये कहा गया है कि जो कंपनियों के कामकाज पारदर्शी नहीं हैं, शेल कंपनियां हैं, मल्टी लेयर्ड ऑपरेशंस हैं, पर्यावरण को डैमेज करने वाले निवेश हैं, कर्मचारियों के हितों की रक्षा नहीं होती, उनमें निवेश नहीं किया जाएगा। और शुभम, यूरोप के ज़्यादातर बड़े फंड इन नियमों से बंधे हुए हैं। यानी अगर आपको यूरोप में काम करना है तो आपको एस्मा के पास, जैसे भारत में काम करना है तो सेबी के पास जाना है, अमेरिका में काम करना है तो SEC के पास जाना है, और ऐसे यूरोप में अगर आपको काम करना है तो एस्मा के फंड्स के नियमों का पालन करना होगा। और इसलिए यूरोप के निवेशक हमेशा ESG का उल्लंघन करने वाली, पर्यावरण, सामाजिक और पारदर्शिता के नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों को लेकर ज़्यादा आक्रामक रहे। और इसलिए अब आप यहाँ से तार जोड़िए कि नॉर्वे के पेंशन फंड ने रिपोर्ट आते ही तुरंत अडानी समूह से छुट्टी पाई कि इसके शेयर बेचकर बाहर निकलो, ये साफ सुथरा काम नहीं है। इसने ये अमेरिका में भी इस तरीके के सख्त नियम नहीं है। इसलिए आप तार जोड़ सकते हैं कि अमेरिका के इन्वेस्टर ने अडानी समूह की इक्विटी खरीदी क्योंकि अमेरिका में GQG ने, क्योंकि वहाँ ESG को लेकर अभी वॉलंटरी स्थितियाँ, इतने फंड साथ नहीं। लेकिन अमेरिका में दिसंबर में, इसी साल पिछला दिसंबर में निवेश फंड्स के लिए नए नियम प्रपोज कर दिए गए हैं जो ESG पैमानों पर सख्ती से लागू होंगे। और इनका एक बेहद कठोर संस्करण चर्चा में है जो फरवरी में आया था और शायद इस कुछ महीनों में ये लागू हो जाएगा। अमेरिका में जब ये नियम लागू हो जाएंगे तो, क्योंकि उसमें यूरोप और अमेरिका के रेगुलेटर्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्योंकि कंपनियाँ दोनों कॉन्टिनेंट्स में, दोनों महाद्वीपों में काम करती हैं और उनके लिए एक जैसे नियम होना चाहिए। तो अमेरिका भी अब, चूंकि जो बाइडेन के आने के बाद पर्यावरण की चिंता ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, तो अब वहाँ के निवेशक भी उन कंपनियों में निवेश नहीं कर पाएंगे जिन कंपनियों का कामकाज, कारोबार साफ सुथरा नहीं होगा। भारत में सेबी ने भी ये पैमाने लागू किए हैं। आपको जानकारी हम आगे बताएंगे कि भारत में कंपनियां रिपोर्ट हर साल जारी करती हैं। सेबी उन रिपोर्ट की एक रिपोर्ट जारी करता है कि भारत में कौन सी कंपनियों ने ESG में क्या क्या किया। हालांकि भी पैमाना बहुत ढीला ढाला, साफ सुथरा नहीं है कुछ भी उसमें, लेकिन सेबी ने ये पैमाने लागू किए हैं और ये पैमाना 2022-23 से लागू हुआ है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। जिसमें भारत के स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड टॉप 1000 कंपनियाँ हैं उनके लिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी का डिस्क्लोजर अनिवार्य कर दिया गया है। यानी उन्हें हर साल उन्होंने कितना जिम्मेदारी के साथ अपना काम किया और समाज के लिए कितना, पर्यावरण के लिए कितना सुरक्षित काम किया, इसकी एक रिपोर्ट जारी करनी पड़ती। और उसी का नतीजा है कि आप किसी कंपनी की वेबसाइट पर जाएं, अभी भी जाएं रैंडमली, तो उसको आपको सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का एक कॉलम दिखाई देगा, उस पर कंपनी की एक रिपोर्ट पड़ी होगी जो सेबी के पास जाती है। और सेबी जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता तब तक उसका साल का हिसाब बंद नहीं होता है, उसको साल में अप्रूवल नहीं दिया जाता। यूरोप के निवेशक, अमेरिका में बाद में, यूरोप के निवेशक इस बात को लेकर बेहद सतर्क हो गए हैं कि उनके फंड मैनेजर उन्हीं कंपनियों में निवेश करेंगे जिनके यहाँ नंबर 1 प्रबंधन साफ सुथरा है, सारी रिपोर्टिंग सही है, कंपनी का कामकाज देश में विदेश में बिल्कुल साफ सुथरा है, ट्रस्ट लेयर्ड कंपनियाँ इधर उधर से घुमाकर निवेश करने जैसी परिस्थितियाँ नहीं हैं, जिनके कारोबार से पर्यावरण और सोसाइटी को, कम्युनिटी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और जिनके यहाँ कर्मचारियों का शोषण नहीं होता, जिनके यहाँ कर्मचारियों को सही उनके हक मिलते हैं। मॉर्गन स्टैनले का जो सूचकांक है, जिससे अडानी समूह के लिए चेतावनी आई थी फरवरी में, और जहाँ के बाद फिर दुनिया के निवेशकों ने और अडानी समूह से दूरी बनाने की शुरू की, वो सूचकांक दुनिया की कंपनियों की रैंकिंग इन्हीं 3 पैमानों पर करता है। पूरे साल अलग अलग कंपनियों, अलग अलग जगह से एजेंसियां ऐसे सैकड़ों रिसर्च प्रकाशित करती हैं जो कंपनियों को आईना दिखाती हैं कि आप ESG पैमानों पर ख़राब हैं, कमज़ोर हैं, और नियामकों को आगाह करती हैं कि इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये है पूरा ढांचा जहां से बनकर आता है। मुझे पूरी उम्मीद है जब तक अंशुमान जी ने ये नहीं बताया था तब तक आप भी ये मानते होंगे कि अदानी समूह पर एक रिपोर्ट आई और नॉर्वे के एक फंड ने दूरी बना ली और अमेरिका के एक निवेशक ने निवेश कर दिया है। तो ठीक है, एक को लगता है कि वो कंपनी अच्छी है, एक को लगता है कंपनी अच्छी नहीं है, लेकिन दरअसल उसके पीछे की जो असली वजह थी उसके तार यहाँ से जुड़े हैं। ESG के लिए कौन कितना जागरूक है, कितना सतर्क है, उससे दरअसल कंपनियों के, जो अंशुमान जी ने कहा ना, चेक तभी साइन होते हैं, निवेश तभी आता है, इससे पता चलता है कि यूरोप ज़्यादा सतर्क है अमेरिका की तुलना में। सर, अब
आगे बढ़ें, अगर पूरी दुनिया पे अगर हम बात करें तो ईएसजी के तहत होने वाला निवेश कितना है, कितनी बड़ा आकार हो गया, इसका कोई आंकड़ा हमारे पास? हाँ, इसका आंकड़ा है और ये जो पारदर्शिता का आग्रह रखने वाले, इनकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है। मतलब एक तरह से आप माने तो पिछले 2-3 साल के अंदर वॉल स्ट्रीट में इन ईएसजी फंड्स की ताकत, ईएसजी के बेस पर निवेश करने वाले फंड्स की ताकत बहुत बड़ी हो गई है। इसका निर्णायक बिंदु 2021 में आया, ये माना जाता है। 2021 के बाद इसमें बड़ा शिफ्ट आया, जबकि कोविड मौजूद था। जब दुनिया में सबसे बड़ा जो फंड इन्वेस्टर था ब्लैक रॉक, आपने नाम सुना होगा, जो करीब से जानते होंगे। अभी अडानी समूह ब्लैक रॉक से बात करने की कोशिश कर रहा है। ब्लैक रॉक ने अपने शेयरधारकों को जो एनुअल चिट्ठी लिखी, ब्लैक रॉक के चेयरमैन की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई, उसमें कहा गया कि अब फंड के निवेश के लिए ईएसजी प्रमुख पैमाना होने वाला है। वो कंपनियां जो साफ सुथरा कारोबार कर रही हैं, उन्हीं में आगे फंड अपने निवेश में वरीयता देगा, यहाँ से बढ़ाएगा। और इसे माना जाता है कि इन्वेस्टिंग की दुनिया में ये बड़ा शिफ्ट था, क्योंकि ब्लैक रॉक रीडर है और लीडर होने के कारण उसने जो संकेत दिया, उसके आधार पर बाकी फंड्स ने भी इसे लागू किया। यूनाइटेड नेशंस की का जो प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग दूसरा पैमाना है, जहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि अडानी जैसी कंपनियों से दूरी बनाने का फैसला लेने वाले जितने फंड हैं, उनकी संख्या कितनी बड़ी हो सकती है और कितने बड़ा ये बाजार हो रहा है। इसमें ये जो यूनाइटेड नेशंस का पैमाना है, इसमें 3038 के करीब, 3040 के करीब इन्वेस्टमेंट फंड हैं दुनिया के, जो इसका पार्ट है। और फिनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनियां इसका पार्ट हैं, जिसमें फंड भी हैं, बैंकर्स भी हैं, इसमें फिनेंशियल सर्विसेज फर्म्स भी हैं, ब्रोकरेजेस भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं। एक पूरा जो यूनिवर्स है दुनिया में निवेश को ड्राइव करने वाला, जो शेयर बाज़ारों में पैसा लेकर आता है, जिन्हें हम शेयर बाज़ारों की रोज़ समीक्षा में विदेशियों का पैसा कहते हैं, फिरंगियों का पैसा कहते हैं, जो लेकर आता है। ये 3000 के से ऊपर फंड इस समय $103 ट्रिलियन की एसेट संभाल रहे हैं। यानी $103 ट्रिलियन का निवेश। अब आप ये अल्टरनेटिव एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का चार्ट देखिए, यूएसजी के अलग अलग रीजन के हिसाब से दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया के, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, एशिया और मिडिल ईस्ट में ये इतने फंड हैं जिन्होंने जो ईएसजी कमिटमेंट के साथ निवेश करते हैं। यानी टॉप पे, ऑस्ट्रेलिया सबसे टॉप पर है और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में अडानी के खदानों का इतना विरोध हुआ, अडानी के कोयला परियोजना का इतना विरोध हुआ। यूरोप दूसरे नंबर पर है। अमेरिका में चूंकि अभी शुरू नहीं हुआ, इसलिए अमेरिका आपको कम दिखाई दे रहा है। लैटिन अमेरिका में नियम नहीं आए, एशिया में भी शुरुआत हो रही है। इस व्यवस्था के तहत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ताज़ी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि $103 ट्रिलियन तो है, इसमें जो निवेश आना बढ़ रहा है ईएसजी के तहत, तो 20% की सालाना की दर से बढ़ रहा है। यानी जो फंड ईएसजी के दायरे से बाहर कंपनियों को रखकर निवेश करते थे, वो लगातार ईएसजी के दायरे में आ रहे हैं। यानी $103 ट्रिलियन से ज़्यादा फंड अब इसके दायरे में आ रहा है, जहाँ इस पैमाने पर, इस कसौटी पर ये माइक्रोस्कोप लगाकर कंपनी को देखा जाएगा, फिर उसे पूंजी मिलेगी, चाहे उसका शेयर बाजार में निवेश हो या बॉन्ड बाजार में निवेश हो। माना यह जा रहा है कि नियम शेयर बाजारों में ये जो ईएसजी फंड्स हैं, इन्होंने एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट रिजीम क्रिएट किया है, एक वैकल्पिक निवेश का पैमाना बना रहे हैं। और पहले के निवेशक कहीं भी किसी में पैसा लगा देते थे, गन बनाने वाली कंपनी में भी पैसा लगा देते थे, नशा बेचने वाली कंपनी में भी पैसा लगा देते थे, पर्यावरण को तबाह करने वाली कंपनियों में भी पैसा लगा देते थे। लेकिन अब ये जागरूकता बढ़ रही है कि पैसा लगाने से सिर्फ काम नहीं चलने वाला, वो भी कंपनी देखिए जो कंपनी उचित और साफ़ सुथरी हो। गैर ईएसजी कंपनियों में निवेश हो रहा है, अभी भी होता है। ऐसी कंपनियां हैं जो ईएसजी की दृष्टि से सुरक्षित नहीं हैं, संरक्षित नहीं है, पर्यावरण को डैमेज कर रही हैं, साफ़ सुथरी नहीं, पारदर्शिता नहीं, उनमें निवेश हो रहा है। लेकिन यूरोपीय समुदाय में सबसे ज़्यादा इस बात की जागरूकता है वहाँ के रेगुलेटर की तरफ से कि कार्बन न्यूट्रल, बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इस शब्द को अब आप यहाँ से फिर पकड़ लीजिए, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस शब्द ही अब अडानी समूह की चुनौती की जड़ है इस पूरी समस्याओं में, जिसको हम गवर्नेंस के तहत लेते हैं। जो वहाँ के नियामक कह रहे हैं कि वो कंपनियां जो कार्बन न्यूट्रल हैं, जिनके होने से बाजार में पर्यावरण में तापमान नहीं बढ़ता है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता, जिनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस साफ सुथरी है और जो सामाजिक दायित्वों को लेकर पारदर्शी हैं पूरी तरह से, ऐसी कंपनियों में निवेश किया जाए। एशिया प्रशांत देशों ने 2050-60 तक अपने पूरे निवेश को, देशों में जितना निवेश आएगा उसे कार्बन न्यूट्रल करने का लक्ष्य रखा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा वो कार्बन न्यूट्रल होगा, यानी उस निवेश से किसी तरीके का उत्सर्जन नहीं होगा। ये टोटल प्राइवेट कैपिटल फंड रेजिंग का 2011 से 2021 का आंकड़ा है, जिसे आप ध्यान से देखिए। हांगकांग, टोक्यो, सिंगापुर के निवेश फंड भी अब ईएसजी के आधार पर, पैमाने पर निवेश कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया में ईएसजी नियमों के तहत होने वाला निवेश लगभग $126 ट्रिलियन पहुंच गया। $126 ट्रिलियन का निवेश है जो इन रास्तों के जरिए आता है।
ये जो प्राइवेट ये चार्ट जो अभी आपने देखा है, ये चार्ट बताता है कि जो विदेशी निवेशक इस आंकड़े को अगर देखें तो 2011 में इसकी कोई चर्चा नहीं थी, पर 2017-18 के बाद इसमें तेज़ी से बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। PwC की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वो बता रही है कि करीब $40 ट्रिलियन की संपत्तियां अभी इस समय दुनिया के निवेशक संभाल रहे हैं, जो साफ सुथरे कारोबारों में केंद्रित हैं, और अगले 1 साल में ये $50 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, ऐसा इस फंड्स की, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मौजूदा आकार से भी ज़्यादा है। बिल्कुल। सर, अब वहाँ लौटते हैं जहाँ से शुरू हुए थे, अदानी का अब क्या होगा? मतलब उनको किस कसौटी पे अब कसा जाएगा, उनका भविष्य अब कैसा दिखता है? अब अडानी क्यों मुश्किल में है, क्यों अडानी की साख रिकवर नहीं हो रही है, अडानी की साख बेहतर होने की संभावना क्यों बनती दिखाई नहीं दे रही, और साख बेहतर होने की संभावना न बनने के कारण बाजार में शेयर क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये स्टॉक्स क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि कारोबार है, कंपनी चल रही है, कामकाज है, रेवेन्यूज़ भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इस ESG पैमाने पर इस समूह की साख बुरी तरह दागी है, और इसीलिए सबसे पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इसी रेटिंग में गिरावट की गई। नॉर्वे के पेंशन फंड ने क्यों अडानी समूह के शेयर बेचे? क्योंकि इस तरीके का आरोप था कि अडानी समूह ने अडानी ग्रीन्स के में शेयरों के बदले जो पैसा उठाया था, अडानी ग्रीन्स के जो शेयर प्लेस किए गए थे शुभम, उसके जरिए पैसा लिया था, उस पैसे को ऑस्ट्रेलिया की केमिकल माइन में लगाया गया। यानी पैसा लिया गया था पर्यावरण को साफ सुथरा करने की कंपनी चलाने के लिए, और वो पहुंच गया कोयले के खदान में। यूरोप के पेंशन फंड से यूरोप के निवेशक ऐसी गतिविधियों को आपत्तिजनक मानते हैं, और इसलिए उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर नहीं, इस सूचना के आधार पर निवेश को वापस ले लिया। यही वजह थी कि जो कोयले में नया निवेश ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, अडानी समूह की तरफ से इसका काफ़ी विरोध हुआ, और ऑस्ट्रेलिया में भी उसका काफ़ी विरोध हुआ। इसी तरह सितंबर 2021 में जो म्यांमार का बंदरगाह था, उसमें अडानी समूह के निवेश पर काफ़ी सवाल उठे थे। ये माना जा रहा था कि इस निवेश के लिए अडानी ने जो म्यांमार के सैनिक शासक हैं, जिसको मिलिट्री जुंटा कहते हैं, उसके साथ गठजोड़ किया था, जिन पर मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोप हैं। ये ESG में सोशल पैमानों का उल्लंघन है। हमने आपको एक उल्लंघन बताया जो इन्वायरमेंट पैमाने का उल्लंघन था ऑस्ट्रेलिया की कोल माइंस के संदर्भ पे। दूसरा उल्लंघन यह पाया गया कि ये सोशल पैमानों का उल्लंघन है। अडानी समूह ने इसका खंडन किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्रसार माध्यमों ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें अडानी समूह के कर्मचारी के अधिकारी और एग्जीक्यूटिव्स जुंटा के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अडानी पोर्ट्स को डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी सूचकांक से बाहर कर दिया गया था इस म्यांमार के निवेश के बाद। इसके बाद हम तीसरी सबसे बड़ी समस्या पर आते हैं। घटिया कारपोरेट गवर्नेंस भारत की सबसे बड़ी बेसिक फंडामेंटल समस्या है कि भारतीय कंपनियों के बोर्ड साफ सुथरे बिल्कुल नहीं। कंपनियों के भीतर क्या होता है, कैसे फैसले होते हैं, हमें नहीं पता। दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे अच्छे कानून कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर भारत में है, और उनका क्रियान्वयन बिल्कुल नहीं है। ESG के मामले में हिंडनबर्ग ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के गंभीर आरोप लगाए अडानी समूह पर। इसमें शेल कंपनियां बनाकर ऑफशोर कंपनियों की तरफ से निवेश करना सबसे प्रमुख था। और आप देखिए, अंततः जब हम आज इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सारी बात घूमकर वहीं आकर खड़ी हो गई। सुप्रीम कोर्ट, सेबी और अलग अलग एजेंसियों, जो भी एजेंसियां शामिल हैं, वो सब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इस गंभीर मुद्दे की जांच कर रहे हैं। और यही वो 3 सबसे बड़े ताजे पैमाने हैं जिनका, जो 3 कसौटियाँ हैं, जिन कसौटियों पर खरे उतरे बिना अडानी के समूह की साख की वापसी की उम्मीद कम दिखती है। सर, अदानी को थोड़ी देर छोड़ देते हैं, ठीक है, इनका तो जो होगा, लेकिन अन्य भारतीय कंपनियां इस बाजार में कहाँ खड़ी हैं? 1000 कंपनियां हैं भारत में जिनको अडानी ESG के नियमों का पालन करना पड़ता है, जिनको एनवायरनमेंट, सोशल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों का पालन करना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर कंपनियों की जो ताज़ी रैंकिंग है वो औसत है। अभी ताज़ी रिपोर्ट आई है वित्त वर्ष खत्म होने के बाद। अभी भारत में ESG नियमों को लेकर कंपनियाँ तय ही नहीं कर पा रही कि उनको करना है कि क्या करना है, और भारत के नियामक भी कन्फ्यूज्ड हैं। अडानी समूह पहली बड़ी कंपनी है जिसके बाद अभी एक खलबली मची है। अगर आप बात करें तो कंसल्टेंट दौड़ रहे हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े सलाहकार फर्म दौड़ रही हैं, कंपनियों को सिखा रही हैं कि ESG मानकों का पालन कैसे किया जाए। क्योंकि भारत में भले वो ना माना जाए, अगर आपको विदेश से पैसा लाना होगा और साफ सुथरा नहीं दिखाई देगा तो ना तो आपके बॉन्ड में कोई पैसा लगाएगा, ना आपके स्टॉक में कोई पैसा लगाएगा। तो इसलिए भारत की कंपनियां अभी उस तरह से तैयार नहीं हो पाई हैं। ताज़ी रिपोर्ट्स जो अभी छपी हैं, जो रिपोर्ट निकली हैं, उनके हिसाब से भी पता चल रहा है कि औसती रैंकिंग है, बहुत ज़्यादा बड़ा कोई बदलाव ESG में नहीं हुआ है। अडानी समूह पहली कंपनी है जो साफ सुथरे निवेश के हर पैमाने पर घिरी है, और इसीलिए मुसीबत गहरी है।
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी मार्च में, जो हमें ये बताती थी जो जड़ है इस समस्या की, कि शुभम जिस यूरोपीय समुदाय के में एस्मा के जिस नियम का हमने जिक्र किया था, जो कि फंड्स को इस बात के लिए ताकीद करता है, शर्त रखता है कि वो उन्हीं कंपनियों में निवेश करें जहाँ की कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है, जहाँ इन्वायरमेंटली वो साफ़ सुथरे फंड हैं। ऐसे इस नियम 8 और नियम 9 जिसको कहा जाता है, इसके तहत दुनिया के 480 फंड ऐसे हैं जिन्होंने अडानी में निवेश कर रखा था। 480 इन्वेस्टमेंट फंड हैं जिनका सीधा निवेश अडानी समूह में था, और जो वो निवेश सेक्शन 8 की एस्मा के सेक्शन 8 के नियमों के तहत अनुमति प्राप्त नहीं था। और जैसे ही जानकारी बाहर निकली, निवेश फंडों ने अपने आप को बेचकर निकलना शुरू किया। जो बिकवाली इतनी बड़ी आपको दिखाई दी है, जो बाहर निकल रही है, भारतीय निवेशकों की नहीं है, ये दुनिया के निवेशकों की बिकवाली है। और इन शेयरों में जो 9 खंड है, 8-9 में से जो 9 खंड है, इसके तहत 11, जो और भी ज़्यादा कठोर है, 8 फंड में थोड़ी रियायतें निवेश फंड को मिली हुई हैं कि आप एक सूचकांक पर अगर कंपनी 19 और एक पर 20 है तो आप पैसा लगा सकते हैं। पर 11 फंड ऐसे थे जिनका जो सेक्शन 9 के तहत रजिस्टर्ड थे, और उनके लिए तो बेहद मुश्किल था इन जानकारियों के बाद अडानी समूह में निवेश बनाए रख पाना। इसीलिए मॉर्गन स्टैनले को अडानी समूह में की कंपनियों की साख को लेकर, कामकाज की, गवर्नेंस की साख को लेकर, प्रबंधन की साख को लेकर खतरे का अलार्म बजाना पड़ा, और बार बार बजाना पड़ा। और उसके बाद मनोहर लाल जी ये समझ की कोशिश कर रहे थे कि अच्छा इसलिए ये वजह है कि बार बार स्टॉक इतनी बुरी तरह गिरता है, जरा सी कोई घटना होती है तो स्टॉक पे इतना असर पड़ता है, साख सुधरने का नाम नहीं ले रही। अब यहाँ जो परिस्थिति है इस समय वो ये कि अडानी अब चाहे नया निवेश इक्विटी में आए या कर्ज में आए, अडानी समूह कर्ज लेने की भी कोशिश कर रहा है, इक्विटी लाने की भी कोशिश कर रहा है, उसे साफ सुथरे नियमों के कारोबार में बांधा जाएगा, ये तय है। उसके बिना वो निवेश नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया में नियमों की, कानूनों की, पूंजी की बिसात ऐसी बिछ चुकी है कि वो पूंजी नहीं आएगी। अडानी ने जीक्यूजी पार्टनर्स को अपनी इक्विटी बेची है, लेकिन अब याद रखना होगा कि जीक्यूजी पार्टनर को इक्विटी बेचते ही इस निवेश फर्म में निवेश करने वाले एक फंड ने सवाल उठाया था कि ESG नियमों का उल्लंघन करता है वह समूह, इसके शेयर क्यों खरीदे गए, इसकी को स्पष्ट किया जाए। और जीकेजी पार्टनर्स ने उस फंड पर को सफाई दी थी जिस फंड का पैसा वो मैनेज करते हैं, जहाँ से वो इसे रूट करते हैं। और यही वजह है शुभम कि अडानी समूह को नया कर्ज मिलने में मुश्किल बढ़ती जा रही है। देश के भीतर क्या, देश के बाहर से भी नया कर्ज मिलना बेहद मुश्किल होता जा रहा है, नई पूंजी जुटाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। जबकि अगर पूंजी की दृष्टि से देखें तो पिछले साल जिस कीमत पर कंपनी का स्टॉक था उससे आधी कीमत पर स्टॉक उपलब्ध है, यानी निवेशक के लिए अपॉर्चुनिटी है खरीदने के लिए। फिर भी ये जो कसौटी है, इस कसौटी में फंसने के बाद कंपनी के लिए कर्ज और नई पूंजी जुटाना मुश्किल हो रहा है। ये माना जा रहा है, दुनिया में जितनी लोगों से हम बात कर रहे हैं इस पर विशेषज्ञ से, उनका मानना है कि ESG पैमानों पर जब कोई कंपनी फिसल जाती है, उसके गवर्नेंस को लेकर सवाल उठते हैं, उसके एनवायरनमेंट और सोशल गवर्नेंस को लेकर सवाल उठते हैं, तो फिर उसकी वापसी में बहुत मुश्किल आती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसे ठीक करनी होती है। तो मनोहर लाल जी से हम बात कर रहे थे, तो उनको हम ये सब सारा किस्सा सुना रहे थे। तो मनोहर लाल को जब मैं किस्सा सुना रहे तो उनके चेहरे पे तमाम भाव आ जा रहे थे, ऊपर नीचे हो रहे थे। अंततः वो झुंझला के बोले कि भाई ये देश की इतनी कंपनियों में ये सब कुछ हो रहा है, और ये सब हमारे रेगुलेटर हमको क्यों नहीं बताते। जो हमारे रेगुलेटर हैं, जिनकी जिम्मेदारी वो भी ESG मानकों का पालन कराते हैं, गवर्नेंस के मानकों का पालन कराते हैं, हमें तो तब पता चलता है जब विदेश से कोई बताता कि हमारी बचत डूब गई है, तब हमें समझ में आता है कि दुनिया ने हमें बताया कि इस कंपनी के अंदर ऐसा हो रहा था, हमारे नियामकों ने क्यों नहीं बताया था। तो मुझे लगा कि वो मनोहर लाल मानो नियामकों से पूछना चाह रहे थे कि शाहब जाफरी का एक शेर है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मनोहर लाल जी लुटे पिटे बैठे थे, उनके सारे शेयर आधे और एक तिहाई रह गए। तो शाहब जाफरी का शेर है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। यानी जिन पर आपकी जिम्मेदारी है भारत में निवेश बचाने की, जिन्हें ये बताने की कि उस समय पर खतरे के अलार्म बजाएं, समय पर लाल बत्ती जलाएं और समय पर बताएं कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही, वो जब नहीं बताते हैं तो दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बता ही देता है इस इंटीग्रेटेड दुनिया में, लेकिन तब तक भारत के निवेशकों का बड़ा नुकसान हो चुका होता है। तो मनोहर लाल जी को जवाब मिल गया, और जवाब आपको भी मिल गया होगा, और बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। जीकेजी ने इन्वेस्टमेंट क्यों किया, नॉर्वे क्यों बाहर निकला, ऑस्ट्रेलिया में कोल माइन के लिए विरोध क्यों हो रहा है, अमेरिका के इन्वेस्टर क्यों फंड इन्वेस्टर को बता रहा है कि आपको इसमें निवेश नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसी मुश्किल है, कौन सी ऐसी कसौटी है जिस पे अडानी समूह को कसा जा रहा है, और
वाकई कसावट इतनी ज़्यादा हो गई कि अब ये कब उभरेंगे ये भी नहीं पता चल रहा है। आगे बढ़ते हैं अब सवाल जवाबों की बारी। सर, दीक्षित बी का पहला सवाल है, साल दर साल स्वास्थ्य शिक्षा पर खर्च बढ़ रहा है, सरकारें इस स्थायी होती महंगाई को क्यों नहीं देख रही? सर्विसेज इन्फ्लेशन बड़ी जिद्दी इन्फ्लेशन है। अभी आरबीआई ने भी अपनी ताज़ी रिपोर्ट्स में ये बात कही है। सर्विसेज इन्फ्लेशन की समस्या ये कि एक तो पहले इसका मूल्यांकन और इसका आकलन ही ठीक नहीं है भारत के महंगाई सूचकांकों में, खुदरा महंगाई सूचकांकों में। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बाजार में सरकार का कोई सीधे दखल भी नहीं है और बहुत पूरी सारी की सारी सेवाएँ भारत में निजी हैं। भारत के लोग टैक्स भले ही सरकार को इन सारी सेवाओं के लिए देते हों, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, लेकिन वो इसे प्राइवेट सेक्टर से खरीदते हैं और वहाँ टैक्स भी देते हैं। अभी तक भारत में सर्विसेज की कीमतों का मूल्यांकन का कोई पैमाना तय नहीं हो पाया। मांग बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसलिए इनकी महंगाई लगातार स्थायी हो रही है। और सही बात है कि भारत में फूड इन्फ्लेशन से ज़्यादा तेज़ बढ़ने की रफ्तार सर्विसेज इन्फ्लेशन की है और वो अब जब एक बार फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ना शुरू होती है तब आपको सेवाओं की महंगाई और ज़्यादा काटती है। प्रियांशु का सवाल है कि जब सुल्तानों की ही चलेगी तो क्या भविष्य को देखते हुए दिरहम में निवेश करें? दिरहम भी बहुत ट्रांसपेरेंट करेंसी नहीं है शुभम। दिरहम उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं जैसे कि अमेरिकी डॉलर है। ट्रेडिंग में भी दिरहम को के उतने विकल्प नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि चूँकि सुल्तान सॉवरेन वेल्थ फंड के जरिए चलाते हैं, आपको पता नहीं है कि वो करेंसी कैसे मैनेज हो रही है, उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है। निवेश की दृष्टि से तो नहीं है, लेकिन हाँ फिलहाल दिरहम करेंसी की दृष्टि से दिरहम शायद उतनी बड़ी करेंसी नहीं हो। हालांकि अब दिरहम को लेकर थोड़ी चर्चाएं शुरू हुई हैं। रशिया चाइना रिश्तों के बाद रूस एक अल्टरनेट करेंसी खोल रहा है, ऐसा माना जा रहा है दुनिया में से सौदे करने के लिए युआन के अलावा दिरहम की, तो शायद दिरहम करेंसी के तौर पर इस्तेमाल हो जाए। पर दिरहम से ज़्यादा जो फंड उनके पास हैं वो तो सब डॉलर्स में हैं और वो फंड ज़्यादा मजबूत है, वो पूंजी ज़्यादा मजबूत है जो वो बड़ी है जो दुनिया के देशों में आ रही है। तो ये दो सवाल थे। अब बात इनकम की। सर, इनकम के खाने में क्या खास है? इनकम के खाने में हम लगातार मनी 9 पर आपको इस तरीके की प्रोग्रामिंग, इस तरीके के कार्यक्रम लेकर आते हैं जिससे आपके दिमाग में जो सबसे टॉप में सवाल हो वो चले। और हमेशा जो सवाल हमारे दिमाग में वित्तीय निवेश को लेकर शुभम होता है वो ये होता है कि एक्स स्कीम अच्छी है या वाई स्कीम अच्छी है, क्योंकि तुलना वहीं से आप करते हैं, उनके बीच में एक मुकाबला होता है। चॉइस जो है, चुनने के लिए पैमाने कैसे तय किए जाएं। आपको एक्स कंपनी का टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहिए या वाई कंपनी का, आपको ए कंपनी का म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए बी कंपनी का, दोनों एक जैसे दिखने वाले हैं। और इसलिए मनी 9 पर एक विशेष कार्यक्रम है जिसको हमने अब धीमे धीमे इस स्थिति में आ गया कि आप समय लगाकर उसको देखकर जानकारी ले सकते हैं, जिसका नाम है मुकाबला। इस कार्यक्रम में हम निवेश के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनके दो एक जैसे विकल्पों के बीच मुकाबला कराते हैं और आपको स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इसमें किस में खामी है और किस में खूबी है। और उसके बाद हमारे विशेषज्ञ बताते हैं कि किस तरह के निवेशकों के लिए कौन सा विकल्प अच्छा होगा। तो चाहे इसमें 2 स्टॉक हों, चाहे इसमें 2 फिक्स्ड डिपॉजिट हों, चाहे इसमें 2 म्यूचुअल फंड हों, मुकाबला की पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने उपलब्ध है। आपकी स्क्रीन के ऊपर उसके थम्स भी दिखाई दे रहे हैं। इस कार्यक्रम को ज़रूर देखिए और इससे आपको फैसला लेने में और चुनने में मदद मिलेगी, चाहे आपको बीमा खरीदना हो या म्यूचुअल फंड। कौन सा बीमा किसके लिए बेहतर, ये आपको पता चलेगा मुकाबला के भीतर। आगे बढ़ते हैं सर, किस्सों के सिक्के में क्या लिखा है इस बार? किस्सों के सिक्के में चूंकि पूरी दुनिया में इस समय बॉन्ड्स की चर्चा है, बॉन्ड हमने देखा कि भारत में रिजर्व बैंक और सरकार को भी बैंकों के भीतर जो सरकार के बॉन्ड में निवेश कर रखा उसमें हो रहे नुकसान की चिंता है। सरकार ने मीटिंग बुलाई, बैंकों से पूछा कि उन्होंने सरकारी बॉन्डों में कितना निवेश किया, उन्हें नुकसान क्यों हो रहा है। अमेरिका में भी यही स्थिति है। इस बार हम आपको एक बेहद दिलचस्प किस्सा बताएंगे दुनिया के बॉन्ड बाजार का। किस्सा ये नहीं है कि दुनिया में बॉन्ड 2000-2500 साल पुराने, ये भी आपको पता चलेगा उस किस्से में कि बॉन्ड दुनिया में 5000 साल पुरानी व्यवस्था है। किस्सा ये है कि बॉन्ड के चक्कर में दुनिया के एक बड़े सम्राट को, उस वक्त के सबसे बड़े सम्राट को खुद को आधिकारिक रूप से डिफ़ॉल्ट घोषित करना पड़ा था। उसे कहना पड़ा था कि मेरा साम्राज्य डिफ़ॉल्ट कर गया है क्योंकि मैं पैसे नहीं चुका सकता। बेहद दिलचस्प कहानी है, बेहद दिलचस्प किस्सा है बॉन्ड का और कैसे बॉन्ड्स इतनी बड़ी ताकत हैं दुनिया में कैसे बने। इस बार किस्सों के सिक्के में इसी की कहानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलते सर, किताब रह गई, वो और बता दीजिए। बात बॉन्ड की है तो किताब भी हम आपको सजेस्ट करेंगे बॉन्ड की। आप लोगों में से कुछ लोगों ने, जो लोग बॉन्ड बाजार के बारे में जानकारी रखते होंगे, उन्होंने बिल ग्रॉस का नाम सुना होगा। बिल ग्रॉस पर एक नई किताब आई है जिसका नाम है द बॉन्ड किंग, जो पिमोको का मालिक है। कैसे एक सामान्य सा लड़का जो शुरुआत में
छोटे मोटे काम करता था, उसने दुनिया की सबसे बड़ी बॉन्ड कंपनी खड़ी कर दी। और बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एक ज़माने तक बिल्कुल स्लीपी इंस्ट्रूमेंट होता था, बाजार में उसमें कुछ भी ट्रेड नहीं होता था, उसने बॉन्ड के पूरे मार्केट को दुनिया का सबसे ताकतवर मार्केट बना दिया और दुनिया की सबसे पावरफुल फर्म क्रिएट की गई कि और आज भी बॉन्ड मार्केट को देखकर दुनिया कांपती है, दुनिया की सरकारें कांपती हैं। ये किताब है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, द बॉन्ड किंग, हाउ वन मैन मेड अ मार्केट बिल्ट एन एम्पायर एंड लॉस्ट इट ऑल कम्प्लीटली। मैरी चाइल्ड्स की किताब है, इसको अगर आप पढ़ें तो आपको बॉन्ड मार्केट के बारे में, बिल ग्रॉस की कहानी के बारे में, प्रमुखी की कहानी के बारे में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो शायद अभी तक नहीं पता थी। इसका किस्सा फिर कभी हम किस्सों के सिक्के में आपको सुनाएंगे। चलिए, तो ये था हमारा आज का फुली पैक्ड इकोनॉमिकम, जहां आपको सब कुछ पता चल गया। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपने सवाल सुझाव जरूर भेजिए हमको, जिससे कि हम और बेहतर कर पाएँ और आपके पास और बेहतर कार्यक्रम ला पाएँ। आप बने रहिए मनी 9 के साथ। फिलहाल दीजिए हमको इजाज़त। नमस्कार।